Hello students, today we are going to discuss class 10 chapter light science subject. चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टर्म 1 में ये आपको अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 मार्क्स का चैप्टर है, एग्जाम के अंदर आएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसको ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा और देखिएगा। आपको ये चैप्टर अगले कुछ ही देर में प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा रिफ्लेक्शन पार्ट। क्वेश्चन 1 जो इसके अंदर बनता है वो ये बनता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका आंसर क्या है कि जब लाइट सेम मीडियम में वापस आ जाती है लेकिन उसका रास्ता बदल जाए तो उस चीज को वी कॉल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि मीडियम का चेंज किए बिना अगर रास्ता चेंज हो जाता है सेम मीडियम के अंदर तो उस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, एडवांस में आपको बताना चाहूंगा। जब हम लोग कनकेव मिरर की बात करते हैं या फिर कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है या उसके साथ पास होके आती है तो वो अपना रास्ता नहीं बदलती है, उसी रास्ते से वो वापस से चल जाती है। ये एक पॉइंट है जो यहाँ पे इस डेफिनेशन में प्रॉपरली नहीं फिट होता, लेकिन अदरवाइज बाकी सभी केसेस के लिए लाइट सेम मीडियम में ही वापस चली जाएगी और उसमें अपना रास्ता बदल जाएगा। जैसे आप एक बॉल को दीवार की तरफ फेंकिए, वो बॉल दीवार से टकरा के आपके पास आ जाएगी, लेकिन उसका जो रास्ता है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बॉल ने अपना रास्ता बदल लिया लेकिन वो आई आप ही की तरफ है, तो उस चीज को वी कॉल बाउंसिंग बैक। और यहाँ पे भी लाइट की बात हो रही है तो लाइट का बाउंस बैक हो रहा है तो इसलिए उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बनता है राइट डाउन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं वो क्या हैं, ये आपने क्लास 8th में भी पढ़े हुए हैं और 10th क्लास में भी आपने पढ़ लिए होंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई का एंगल आर के इक्वल होता है। ये आपको यहाँ पे एक बात नोट करने वाली जो है कि जो भी आप एंगल्स की बात करते हो वो सारे एंगल्स नॉर्मल के साथ बनते हैं। यानी कि एक मिरर बनाएंगे, उसके ऊपर एक नॉर्मल खींचेंगे, फिर जो रे आई जो आ रही है और जो वापस जा रही है वो रेज इस नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, दे आर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ है कि इंसिडेंट रे जो रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो लाइट रे मुड़ गई है, एंड नॉर्मल और जो परपेंडिकुलर आपने मिरर पे ड्रॉ किया है, दे लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे ये हो रहा है उस पॉइंट पे ये तीनों रेज जहां पे भी हैं वो एक ही प्लेन में लाई करेंगी, मतलब प्लेन नहीं बदलने वाला, वो पॉइंट जो है वो एक प्लेन पे है और उसी प्लेन पे ये तीनों लाइंस हम लोग कह सकते हैं कि मीट कर रही हैं। देन थर्ड क्वेश्चन बनता है कि इमेज जो बनती है प्लेन मिरर, जो हमारे घरों में मिरर होता है बिल्कुल सीधा फ्लैट, उसमें जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है इमेज जो बनती है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। वर्चुअल का मतलब ये होता है कि लाइट रेज रिफ्लेक्शन होने के बाद आपस में रियल में नहीं मिलती, हमें उनको मिलाना पड़ता है। हमें लगता है कि वो लाइट रेज ऐसे मिल जाएंगी बट एक्चुअली में वो नहीं मिलती हैं, तो उस इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं। इरेक्ट इमेज क्या होती है, सीधी। सीधी का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग अपना देखते हैं, अपनी इमेज को देखते हैं मिरर में तो हमें अपना टॉप टॉप यानी हेड हेड की जगह दिखता है और जो बॉटम पार्ट है वो बॉटम पार्ट पे दिखता है। इस इमेज को बोलते हैं इरेक्ट इमेज। तो प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल और सीधी इमेज बनाता है। इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, आपको अपने बॉडी का लेफ्ट साइड मिरर में ऐसा लगेगा जैसे कि वो राइट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और आपके बॉडी का जो राइट साइड होगा वो आपको मिरर में लेफ्ट साइड अपीयर होगा। इस चीज को वी कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली यहाँ पे लगाना जरूरी है क्योंकि लेटरली ही आपका लेफ्ट और राइट को रिप्रेजेंट करता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, मतलब लेफ्ट पोर्शन आपको राइट दिखेगा और राइट वाला पोर्शन लेफ्ट दिखाई देगा। थर्ड पॉइंट है साइज जो इमेज का है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। अगर हम लोग अपनी कभी भी इमेज देखते हैं तो हमें कभी भी जो साइज है वो छोटा बड़ा दिखाई दे देता, जितना हमारा
इमेज होता है उसी साइज के हम लोग भी होते हैं। तो यानी कि ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो बिल्कुल इमेज के साइज के इक्वल होती है। डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जितनी दूर हम लोग मिरर से खड़े होंगे उतनी ही दूरी पे हमारी जो इमेज है वो मिरर से बन जाएगी। यानी कि जो डिस्टेंस दूरी रहने वाली है वो इक्वल रहेगी। अगर आप मिरर के पास जाओगे तो इमेज भी मिरर के पास आ जाएगी, अगर आप मिरर से दूर जाओगे तो आपकी इमेज भी मिरर से दूर चली जाएगी। ये डिस्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहने वाला है। देन डिफाइन स्फेरिकल मिरर्स। देखिए प्लेन मिरर की जो सरफेस होती है वो फ्लैट होती है, लेकिन अगर यही सरफेस को या रिफ्लेक्टिंग सरफेस को गोल शेप का कर दिया जाए, स्फेरिकल शेप का, तो उस मिरर को स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। और स्फेरिकल मिरर जो है हमारे पास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो दो टाइप के आएंगे, कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, जिनकी आगे बात हो रही है। तो यहाँ पे बनता है कि डिफाइन कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward, जिसकी रिफ्लेक्शन वाली सरफेस अंदर की तरफ होती है, उसे हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं। जहां पे आपकी रेज टकरा के वापस जाती है उस सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है, और उसके बैक साइड को शेडेड पोर्शन बोला जाता है। तो यानी कि जहां से लाइट टकरा के वापस आने वाली है वो जो सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व होगी, और उसे वी कॉल कनकेव मिरर। और इस सरफेस का जो सेंटर होता है वो आप बोल सकते हो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होगा। लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यानी कि जिस तरफ आपके स्फीयर का सेंटर है उसी तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी होती है। उसके बाद आ जाता है कन्वेक्स मिरर। जो आपने बात कनकेव मिरर के अंदर बोली है उसका बिल्कुल ऑपोजिट कन्वेक्स मिरर में होता है। इसमें स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो कनकेव आउटवर्ड होती है, कर्व आउटवर्ड सॉरी, बाहर की तरफ होती है। और जो रिफ्लेक्शन आप बोल सकते हो मतलब कि वो बाहरली सरफेस से किया जाएगा। यहाँ पे रिफ्लेक्शन अंदरली सरफेस से हो रहा था, वहां पे रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ से होगा। और इसमें जो सेंटर है वो इसके सामने नहीं होगा, इसके ऑपोजिट होगा। यानी कि अगर रिफ्लेक्शन मान लो आपका बाहर से हो रहा है तो फिर जो सेंटर है वो अंदर की तरफ लाई करेगा। तो ये कन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन आप लोगों के लिए बन जाती है। उसके बाद है कुछ टर्म्स आती हैं मिरर में जिनको डिफाइन करना जरूरी है, समझना जरूरी है। सबसे पहली टर्म है आपके पास पोल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है उसे हम लोग पोल कहते हैं। ये मिरर की सरफेस के ऊपर लाई करता है और लेटर कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके पास कोई भी चीज होती है उसका एक मिड पॉइंट होता है, इसी तरीके से जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका भी एक मिड पॉइंट होगा, वो मिरर के ऊपर होगा और उसे वी कॉल पोल। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? आपके पास जो मिरर है उसकी कर्विंग बनी हुई है, वो जो कर्व है वो किसी ना किसी स्फीयर से आई होगी। अब उस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर भी होगा, उसी स्फीयर के सेंटर को यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम दे दिया गया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरे पास अब पूरा स्फीयर नहीं रहा, मैंने उस स्फीयर को कट करके उसका एक पार्ट यानी कि कर्व उठाई है, तो इसीलिए मैं उसको बोलता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल सी यूज किया जाता है, लेकिन कैपिटल सी यानी कि जो सेंटर है वो मिरर का पार्ट नहीं है। जैसे पोल तो मिरर के ऊपर होगा लेकिन सेंटर मिरर के ऊपर नहीं होगा, वो उसके लेफ्ट या राइट साइड हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कनकेव मिरर चूज कर रहे हो या फिर कन्वेक्स मिरर चूज कर रहे हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे स्फीयर का रेडियस होता है, अब रेडियस आप सर्कल का भी लेके समझ सकते हो। यहाँ पे सर्कल का रेडियस क्या होता है? आप सेंटर पॉइंट लेते हो सर्कल का और सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेते हो, उन दोनों को यानी सेंटर और उस पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दोगे तो वो चीज रेडियस बन जाती है। इसी तरीके से स्फीयर होता है आपके पास। स्फीयर में भी एक सेंटर होता है और स्फीयर के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, अगर आप उसको ज्वाइन कर दोगे तो वो बन जाएगा रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या होगा? जो आपके पास मिरर है उसका कर्व है, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा दैट वी कॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे हम लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने क्या दिया है?
कि आप सी सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो और पोल पी, इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर दो तो हमारे पास इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोला गया है, सी और पी वाली लाइन को जो लाइन ज्वाइन करती है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और आप लोगों को ये याद रखना है कि P और C की लाइन को यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला गया है। उसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। ये एक वो लाइन है जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाएगी और पोल पे ये नॉर्मल का काम करती है। रियलिटी में क्या होता है, जो भी सी पॉइंट को और मिरर के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करती है लाइन, उसे नॉर्मल कहा जाता है। वैसे देखिए सेंटर और कर्वेचर के ऊपर कोई भी पॉइंट को अगर ज्वाइन करे तो वो रेडियस करना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल पर्पस के लिए उन्होंने इस टर्म को नाम नॉर्मल दिया है कि सी से कोई भी पॉइंट आप कर्वेचर के ऊपर बना के इन दोनों को मिला देते हो तो वो लाइन नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर का काम करेगी उस पॉइंट पे ऑन द मिरर, और ये हमेशा उसके ऊपर नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर होगा एट इट्स पोल। पोल मतलब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस की बात की है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सी भी है और पी भी है। सी और मिरर के ऊपर किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करना मतलब नॉर्मल, तो जो पोल पॉइंट है पी वो भी उसके ऊपर ही है, तो यानी कि पोल पे जो लाइन सी को मिला रही है वो भी नॉर्मल का ही काम करेगी। देन प्रिंसिपल फोकस। सबसे पहले कनकेव मिरर के लिए क्या है, ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस का जहां पे जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो आपस में मिल जाएंगी। यानी कि पैरेलल रेज आ रही हैं आपके पास, वो लाइट रेज टकराई मिरर से और टकराने के बाद एक पॉइंट पे सारी मिल जाएंगी, उस पॉइंट को दे आर कॉलिंग प्रिंसिपल फोकस। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एफ का यूज किया जाता है। कनकेव मिरर के लिए ये रियल होता है। रियल का मतलब यहाँ पे ये है कि रेज आएंगी और सच में टकराने के बाद इस पॉइंट पे मिल जाएंगी। तो दिस इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। उसके बाद है प्रिंसिपल फोकस फॉर कन्वेक्स मिरर। अब ये पॉइंट कौन सा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉइंट है जहां पे जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं वो ऐसा लगता है कि रिफ्लेक्शन होने के बाद यहाँ पर मिल जाएंगी, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, वो डाइवर्ज हो जाती हैं, इधर उधर बिखर जाती हैं, लेकिन लगता है कि वो मतलब इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होने के बाद मिलने वाली थी। तो ये यानी कि रियलिटी में तो नहीं मिली लेकिन हमें लग रहा है, तो इसीलिए इसका जो फोकस होता है वो वर्चुअल या फिर इमेजिनरी कहा जाता है। और इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग कैपिटल एफ का ही यूज करते हो। देन देयर इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, आपके पास प्रिंसिपल फोकस है, आपके पास पोल है, इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी उसे वी कॉल फोकल लेंथ, या फिर डिस्टेंस पोल और प्रिंसिपल फोकस को फोकल लेंथ कहा जाता है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल एफ का यूज करते हैं। उसके बाद कुछ एक नोट दिया हुआ है आप लोगों को, कनकेव मिरर क्या जो सी होता है वो उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन अगर आप कन्वेक्स मिरर की बात करोगे तो उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बैक साइड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको जैसे एमसीक्यू पेपर पैटर्न बनना है तो इसलिए सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर कट होनी चाहिए। देन देयर इज अपर्चर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर होता है उसे अपर्चर बोलते हैं। होता क्या है, आपके पास एक कर्व है, उस कर्व का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है, आप उस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को डायरेक्टली ज्वाइन कर दो तो उसे वी कॉल अपर्चर, और इसको इफेक्टिव डायमीटर भी बोल देते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, तो इसे अपर्चर बोला गया है फिजिक्स की लैंग्वेज में। अपर्चर में एक्चुअली अगर हम लोग बात करें ग्राउंड लेवल पे होता क्या है कि वो पोर्शन है जिस पोर्शन पे लाइट आएगी और आने के बाद टकराकर वापस मुड़ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड अपर्चर। यानी कि रिफ्लेक्शन वाला जितना भी पार्ट है वो सारे का सारा किसके अंदर इंक्लूड होगा, अपर्चर के अंदर इंक्लूड होगा। ओके, देन मैथमेटिकली एक रिलेशन आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में, r इज इक्वल टू 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, और ये जो है ये रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड
फोकल लेंथ के बीच का, r इज इक्वल टू 2f। नेक्स्ट इज राइट डाउन द रूल्स टू ड्रॉ रेज टू लोकेट द इमेज इन अ मिरर। अगर हम लोगों के पास कोई मिरर है और हम लोग उसका सामने ऑब्जेक्ट रख के उसकी इमेज बनाना चाहते हैं, तो हम लोगों के पास अगर वही चीज पेपर पे करनी हो तो उसके लिए कुछ रूल्स सेट किए हुए हैं। उन रूल्स की यहाँ पे बात हो रही है। सबसे पहला रूल तो ये है कि अगर कोई भी रे पैरेलल आती है तो वो पैरेलल आने के बाद मिरर पे टकराने के बाद एफ प्रिंसिपल फोकस से या तो पास होगी, जो कनकेव मिरर में होता है, या फिर वो लगता है कि वो टकराने के बाद एफ से पास होएगी, या फिर ये लगता है कि वो एफ से बिखर रही है, एफ से आ रही है, तो उसे बोलते हैं हम लोग फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में क्या है, लाइट पैरेलल आई, या तो वो एफ से पास हो जाएगी या फिर ऐसा लगेगा कि वो एफ से डाइवर्ज हो रही है। सेकंड रूल में क्या है, जो भी रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगी या लगेगा कि वो प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है, वो मिरर से टकराएगी और टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, पहला और दूसरा केस आप एक तरह से कन्वर्स बोल सकते हो कि जब पैरेलल आई तो टकराने के बाद एफ से क्रॉस हो जाएगी, या फिर अगर वो एफ से आई तो फिर वो पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल में सी का पॉइंट बात होती है। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा पॉइंट है जहां से लाइट आएगी और उसी रास्ते से वो बैक हो जाती है। इस केस में एंगल आई और आर इक्वल तो होती है तो हर केस में, लेकिन इक्वल टू 0 डिग्री होंगे। फोर्थ रूल ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ओब्लिकली यानी कि टेढ़ी पोल की तरफ आती है तो वो ओब्लिकली ही पोल से मुड़ जाएगी, जितना एंगल आई बनाएंगे उतना ही एंगल आर बनाते हुए। यानी कि फोर्थ रूल में हम लोग पॉइंट पोल की बात करते हैं कि पोल की तरफ रे ऑफ लाइट आ रही है और पॉइंट पोल से ही वो मुड़ जाएगी, जितना आई होगा उतना ही आर बनाते हुए। तो ये 4 रूल्स हैं, इनमें से कोई भी 2 रूल्स का यूज करके हम लोग कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। आमतौर पे पहला यानी कि पैरेलल वाला रूल और बाकी 3 में से कोई भी एक रूल यूज करके डायग्राम बना लिया जाता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, कितनी लाइट रेज आपको रिक्वायर्ड है इमेज बनाने के लिए मिनिमम। वैसे देखिए एक ऑब्जेक्ट से करोड़ों की मतलब नंबरिंग में रेज ऑफ लाइट आती है, लेकिन मिनिमम आपको कितनी रेज चाहिए एक इमेज बनाने के लिए, तो इसका आंसर है 2। 2 इमेजेस चाहिए आपको कम से कम, जहाँ की आप लोग उससे किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बना सको। उसके बाद है राइट डाउन द यूज ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर का जो यूज किया जाता है वो हमारे ट्यूबलाइट्स में हेडलाइट्स में यूज करते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जो भी व्हीकल की हेडलाइट होती है वहाँ पे जो बल्ब रखते हैं साइड में मिरर लगा होता है, कनकेव मिरर उसके एफ पे रखा जाता है ताकि लाइट रेज टकराएंगी मिरर से और टकराने के बाद सारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी और वो हमें एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाकर देगा। उसके बाद कनकेव मिरर का एक यूज और भी है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक पोजीशन दैट इज बिटवीन एफ एंड पी रखते हैं तो एक बहुत बड़ा और सीधा इमेज बनता है। उसे आप शेविंग मिरर के तौर पे भी यूज कर सकते हो। डेंटिस्ट यहाँ पे उस पे इसी मतलब पोजीशन का यूज करते हैं ताकि वो उनको इमेज डायग्राम ज्यादा बड़ा दिखाई दे। उसके बाद एक यूज ये भी है कि जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं कनकेव मिरर में सारी टकराने के बाद एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाती हैं, जिसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो फिर उसका यूज हम लोग सोलर फर्नेस सोलर कुकर में भी कर लेते हैं। जितनी भी सन से रेज आ रही हैं उन सबको एक पॉइंट पे इकट्ठा कर लेंगे और हम लोग उसको जो भी पर्पज है हीटिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। कन्वेक्स मिरर का जो एक मेन यूज है वो यही आता है कि इसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा छोटी बनती है, सीधी बनती है, वर्चुअल बनती है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं अपने व्हीकल में साइड रियर व्यू इमेज में एज अ रियर व्यू मिरर के तौर पे यूज करते हैं ताकि जितनी भी ट्रैफिक आपको पीछे से आ रही है दिखाई दे रही है वो क्लियर से दिखाई दे सके फॉर सेफ ड्राइविंग पर्पज। अब देखिए अब प्लेन मिरर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या चीज होती है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो अंदर की तरफ आउटवर्ड होने की वजह से उसका जो फील्ड व्यू होता है यानी कि जो पीछे जितना भी हमारा ट्रैफिक आ रहा है उसका वो व्यू बढ़ा देता है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक वहां पे दिखाई दे। तो इसीलिए हम लोग कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं व्हीकल के साइड में। अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको हमेशा कन्वेक्स मिरर दिखाई देता है।
राइट न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एंड राइट दैम। देखिए हमारे पास आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन उन पैरामीटर्स को कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है उनके लिए कुछ रूल डिफाइन किए गए हैं, उन्हीं को हम लोग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बोलते हैं। और कुछ रूल्स आपके सामने ये दिए हुए हैं। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज एक्स एक्सिस। जो हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस की बात की थी वो हमारे एक्स एक्सिस का काम करेगी, यानी कि जैसे हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस का काम कर रही है। पहला रूल देखिए क्या है, इन मिरर्स पोल इज टेकन एज ओरिजिन। हम लोग जो पोल है उसको ओरिजिन की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि जो पी पॉइंट है वो 0,0 होगा एक तरह से, पर जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो पोल के विद रिस्पेक्ट मेजर किए जाएंगे। इन लेंसेज ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन एज ओरिजिन। अगर आप यही बात लेंस में करोगे तो वहां पे पोल नहीं होता, वहां पे होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर यहाँ पे हम लोग पोल की हेल्प ले रहे हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए तो वहां पे ऑप्टिकल सेंटर का यूज किया जाएगा। All distances parallel to principal axis are made from pole and optical center from the mirror and lens respectively। तो जैसे अपन ने बात की पहले पॉइंट में कि ओरिजिन पोल है या ऑप्टिकल सेंटर है, तो जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो सारे के सारे जो पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के वो पोल से या फिर ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाएंगे। अगर मिरर की बात कर रहे हो तो पोल आएगा, लेंस की बात कर रहे हो तो ऑप्टिकल सेंटर आएगा। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द मिरर लेंस। आपने ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना है, ये चीज आपके सिलेबस में फिक्स कर दी गई है। आप ऑब्जेक्ट को मिरर और लेंस के हमेशा लेफ्ट साइड पे रखोगे और वहां से आपकी इमेजेस बनेगी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट ऑल द डिस्टेंसेस measured to the right of the origin are taken as positive while measured to the left of the origin are taken as negative। जैसे ग्राफ में एक्स एक्सिस का राइट पोर्शन पॉजिटिव होता है और लेफ्ट पोर्शन होता है नेगेटिव, उसी तरीके से अगर आप कोई डिस्टेंस राइट साइड में मेजर कर रहे हो तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड पे मेजर कर रहे हो तो वो नेगेटिव लिया जाता है। Distance measured above the perpendicular to the principal axis are taken as positive while measured below the axis are taken as negative। अब y एक्सिस की बात आ गई, अगर आप ऊपर की तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप उस एक्सिस के नीचे की तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो वो नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब क्या चीज है कि जैसे ग्राफ में एक्स एक्सिस वाला राइट पोर्शन पॉजिटिव होता है, वाई वाला ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव वाला लेफ्ट होता है और वाई नेगेटिव नीचे वाला पोर्शन होता है, सेम टू सेम चीजें यहाँ पर भी आपके पास एप्लीकेबल होती हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, जो आपको एक रिलेशन मिलता है, एक मैथमेटिकली रिलेशन है किस किस के बीच में, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से जो इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज का डिस्टेंस जिसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोकल लेंथ जिसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले को मिरर फॉर्मूला नाम दिया गया है। वो मिरर फॉर्मूला है 1/v, उसके बाद प्लस का साइन, फिर 1/u इज इक्वल टू 1/f। यानी कि 1/v का मतलब हो गया 1 के नीचे इमेज का डिस्टेंस रखना है, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर 1/u यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इक्वल टू 1/f यानी कि फोकल लेंथ। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन एंड इट्स यूनिट। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन में अगर आपको ऊपर ऑब्जेक्ट के इमेज का साइज रख दो और नीचे ऑब्जेक्ट का साइज रख दो तो इस रेशो को मैग्निफिकेशन कहा जाता है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल m का यूज करते हैं। हमें ये जानना है कि हमारे जो मिरर में इमेज बनी है वो कितनी छोटी या बड़ी बनी है, बेसिकली उसको कैलकुलेट करने के लिए ये टर्म यूज की जाती है। तो इसमें ऊपर आपको हमेशा इमेज के बारे में लिखना होता है साइज, और नीचे आपको ऑब्जेक्ट का साइज रखना होता है। इसका एक फॉर्मूला और भी है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, m इज इक्वल टू -v/u। माइनस फॉर्मूले में है, v है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, मिरर से इमेज का डिस्टेंस, अपॉन u, u क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, या लेंस भी हो सकता है यहाँ पे। तो v और u के डिस्टेंस आपके पास आ जाएंगे तो आप उनको भी सॉल्व करके m निकाल सकते हो। दोनों फॉर्मूले में से जो भी आप अप्लाई करो वैल्यू जो है m की वो सेम ही आएगी। अब इसकी यूनिट की बात है, देखिए ऊपर भी हाइट है नीचे भी हाइट है, या फिर ऊपर भी डिस्टेंस है नीचे भी डिस्टेंस है, तो जब दो सिमिलर यूनिट्स होती हैं ऊपर और नीचे तो वो आपस में कट आउट हो जाती हैं, तो इसलिए कोई भी यूनिट नहीं होती।
एम के दो फॉर्मूले, एक हो गया एच डैश अपॉन एच, एच डैश है इमेज का और एच है ऑब्जेक्ट का, और एक जैसे अभी डिस्कस किया एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, जहाँ पे वी है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड यू है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपको मैं बताता हूँ। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, आप चाहे कनकेव मिरर की बात करो, चाहे आप कन्वेक्स मिरर की बात करो, और इवन चाहे आप लेंस की भी बात करो, हर क्वेश्चन में यू आपको नेगेटिव ही लेना है, क्योंकि आप लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट रख रहे हो और लेफ्ट वाले जो डिस्टेंस होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। देन डिस्टेंस ऑफ इमेज दैट इज वी। तो यहाँ पे क्या चीज है, आप जो कनकेव मिरर है उसमें वी को पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके से लिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी इमेज लेफ्ट साइड बनी है या राइट साइड बनी है। एक्चुअली में होता क्या है, जो इमेज होती है कनकेव मिरर में वो एक केस में राइट साइड बनती है और 5 केस में लेफ्ट साइड पे बनती है। कन्वेक्स मिरर में ये चीज फिक्स होती है, वी हमेशा राइट साइड वाली लेनी होती है, क्योंकि राइट साइड ही इमेज बनती है, तो वी पॉजिटिव है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे, कनकेव मिरर में हमेशा नेगेटिव होगा, कन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ भी अगर आर नेगेटिव है तो एफ भी नेगेटिव होगी, अगर आर पॉजिटिव है तो एफ भी पॉजिटिव होगी, तो यानी कि ये चीज भी दोनों के लिए फिक्स है। साइज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो इसलिए दोनों ही मिरर्स के लिए जो एच होगा वो भी फिक्स है, दैट इज पॉजिटिव। इमेज ऑफ, हाइट ऑफ इमेज एच डैश। अब जो इमेज है कनकेव मिरर की अगर मैं बात करूंगा, तो कनकेव मिरर में क्या होता है, आपकी जो इमेज है 5 केस में वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, तो यानी कि वहां पे आपको एच डैश लेना पड़ेगा नेगेटिव। लेकिन एक केस ऐसा है जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, तो उसमें आपको एच डैश लेना पड़ेगा पॉजिटिव। लेकिन अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर की बात करें, यहाँ पे सिर्फ आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही इमेज बनती है हर बार, तो इसीलिए आपको एच डैश पॉजिटिव लेना पड़ता है। देन देर इज मैग्निफिकेशन, कनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। नेगेटिव का मतलब होता है कि रियल एंड इन्वर्टेड, और पॉजिटिव का मतलब होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यानी कि कनकेव मिरर दोनों टाइप की इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड भी, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी। तो इसीलिए एम नेगेटिव भी हो सकता है और एम पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया है। कन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो इसमें एम हमेशा पॉजिटिव होगी, तो यानी कि जो इमेज बनने वाली है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होएगी। तो इस तरीके से ये साइन कन्वेंशन है मिरर के, जो आप लोगों को पता होने चाहिए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एम नेगेटिव है तो मतलब एच डैश नेगेटिव है, तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। एम पॉजिटिव मतलब एच, यहाँ पे एच डैश पॉजिटिव है मतलब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। नेगेटिव पॉजिटिव का जो साइन लगना है उसका साइज के साथ कोई कंसर्न नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव ने कोई रोल प्ले नहीं करना। उन्हें तो सिर्फ यही बताना है कि आप लोगों के पास जो इमेज बन रही है वो रियल है या रियल इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो ये रिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट है, रिफ्लेक्शन वाला सॉरी, ये पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।